हेलो फ्रेंड। तो वेलकम टू डीके फर्स्ट फिजिक्स गुरु। तो आपका मेरे इस चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियो आई थिंक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर तो आपको पता ही है जो चल रहे हैं। इस वीडियो दिस इज द आई थिंक फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस वीडियो में हम लोग आज पावर के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक वीडियो इसके ऊपर और रहेगी जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं कि जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट मिक्स रहेंगे। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे एक्चुअली, और उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड सारे पूरे वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूले और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा हाईली एडवांस से भी ऊपर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो इसकी बाद वाली वीडियो रहेगी। तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है उससे पहले छोटा सा जो मुझे एनर्जी बताना था। एनर्जी मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया था उसमें मैंने इक्विलिब्रियम की पोजीशन वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस कर रखी थी। आज में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी थोड़ा सा देखेंगे। आइए मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं और कंजर्वेशन मैकेनिकल बहुत प्यारी सी चीज है जिसको हम लोग किससे कि कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग एम से इसको मान लीजिए डिनोट करते हैं, तो इसको P प्लस के, ऐसे हमारी मैकेनिकल एनर्जी पोजीशन की वजह से जो आता है वो पोटेंशियल एनर्जी या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल या फिर सिस्टम जो भी हम कह सकते हैं उसके लिए, एंड मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू मोशन। ये तो फिक्स है, ऑलवेज कहीं पे भी आप देखेंगे ड्यू टू मोशन, और ये ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। पिछली वाली वीडियो में मैंने इसी के ऊपर डिस्कशन किया था, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑब्लिक सिस्टम, और जो बेस्ड होता है किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क डन। ये सारी चीजें, तो ये इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग कभी भी किसी की बात करें कि एनर्जी फाइंड आउट करना, तो ध्यान दें सिलेबस्टिक बच्चे बार बार करते हैं, या फिर पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन एनर्जी होता है। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ, इजी टाइप का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत बार कहीं और पे भी लगा सकते हैं, लगाने में आप कैपेबल रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही छोटी सी चीज है ये। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे हम एक टॉपिक लिख देते हैं कंजर्वेशन, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कंजर्वेशन, फटाफट करके इसको देख लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, पी आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू पी एफ प्लस के एफ। ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इन सब सारी चीजों के बारे में तो मैंने आपको बता के रखा है कि वर्क डन जो होता है वो ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन किसी पार्टिकल या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर किया जाता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये हमने जो आपको बताया था कि इस मार्कर को h हाइट तक रेज करते हैं, तो उस मार्कर को h हाइट तक रेज करने में जो वर्क डन करना पड़ा, क्या वो वर्क डन
इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल और फिर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हो गया एट हाइट h पे। तो ये सब सारी चीजें जो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड है और हूबहू एक ही है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, कि इधर उधर ना देखो प्यारे, सब एक ही है और एक ही पे मन लगा लो। क्या बात है। तो आ जाइए, m इज इक्वल टू पी प्लस के। हमने m यहाँ पे मान रखा है ऐसे कि m इज द मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे t भी बहुत लोग मानते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी p प्लस के, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये है एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी का कंजर्वेशन यार कि हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैं ऐसे ही समझाना चाहता हूं कि यार तुम तो ऐसे ही समझ जाओ कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, यानी कि नहीं क्रिएट की जा सकती है, नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इट कैन बी क्या, इट कैन बी ट्रांसफर, ट्रांसफर की स्पेलिंग गलत है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन to another state। यही हो सकता है। तो इससे भी आप कह सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज किसी भी एक सिस्टम में ही आप मान के चलिए, या फिर चार्ज का ही मान के चलिए, कि या फिर करंट में ही मान के चलिए, किसी भी कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझाते हैं कि चार्ज का कंजर्वेशन होता है, करंट का कंजर्वेशन होता है, आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट के जो होता है, मतलब जितना आएगा उतना ही बाहर जा सकता है ना। अब ऐसा थोड़ी कि 2 कूलम चार्ज डाला तो वो बढ़ के 5 कूलम हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, जो भी जैसे भी सिस्टम है वो सब सारे कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कंजर्व है। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ, यानी कि साउंड के थ्रू आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मैं किसी न किसी चीज के थ्रू अपने अंदर एनर्जी को अडॉप्ट भी कर रहा हूं, तो उस एनर्जी को आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, साउंड के फॉर्म में, एक्टिविटीज के फॉर्म में, राइटिंग के फॉर्म में। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू मैं मतलब एनर्जी को बहुत सारे स्टेट में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नहीं आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं आप इसको बना सकते हो। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, कंजर्व है, कांस्टेंट है। So that's like potential energy plus kinetic energy is equal to potential energy final plus kinetic energy final। And talking about total mechanical energy की मैं बात कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में, इस मैकेनिक्स में, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप देखते हो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज की वजह से होती है ना, चार्जेस की वजह से k q1 q2 डिवाइड बाई r। तो ये सब सारी चीजें, तो एनर्जी कैसी भी रहे, किसी भी टाइप की रहे, कहीं की भी रहे, वो ऑलवेज क्या होती है, कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है। नहीं उसको क्रिएट किया जा सकता है, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएशन नहीं है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप उसको। इसका मतलब क्या कि वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, न क्रिएट किया। तो यानी कि यार एक्स्ट्रा, तो मैंने कुछ एनर्जी अभी 2 जूल थी तो मैंने एक्स्ट्रा लाके उसमें रख दिया तो 4 जूल हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं क्रिएट कर दूं, वहां से कहीं दूसरी जगह से आया होगा, एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा, तो वहां पे एनर्जी की वैल्यू कम हो गई होगी, यहाँ पे ज्यादा हो गई, दैट्स इट। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, मैं तो इतना ही बस कहता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो है यहाँ पे आप क्या बोलो, दिस इज व्हाट कांस्टेंट, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। दिस इज द ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल और सिस्टम। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं और इनको आप ऐसे देख सकते हो। मैं इसके बारे में कोई भी डेरिवेशन, कोई भी चीजें या फिर कुछ भी ऐसे नहीं करता हूँ, सिंपली आपको सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं सरकार निपट जाएगी बेटवा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्या करना है, टेंशन देना है, अपना तो यही फंडा है। तो इसको देते हैं मिटा, आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी बताता हूं कि जिसमें वर्क पावर एनर्जी लगता है और उसी क्वेश्चंस में आप क्या लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो ये दोनों भी चीजें एक ही टाइप से है, ठीक है, कि जिस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है, क्या उस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लग सकता है? तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं लग सकता, लग सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम बाकी चीजों के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो अब हमने कहा कि कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी और भी बहुत सारी चीजें मीन्स की today is the end up of the all concept related to work or energy. So that's why in next lecture we will teach about the miscellaneous type of problems related to work or energy. Okay, then the next topic is what? Power. पावर को भी हम लोग देख लेते हैं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा। ये भी क्या है? पावर। अरे यार, पावर और एनर्जी और वर्क या क्या है? ये तीनों एक चीज, मतलब कि सर कंफ्यूज करने के लिए चीज दी गई है सब एक ही चीज, ठीक है, कि मतलब कि सब रेट की बात कर रहे हैं। एनर्जी हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वर्क, मतलब कि वर्क जो है आप करते हो तो कभी ऐसा होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही जो होता है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। वर्क डन हमने अगर अपने पार्टिकल की एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी स्लोली उसके ऊपर लेके आए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बिना चेंज किए, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर उसकी जीरो है, इनिशियली वो भी ग्राउंड पे रखा था, फाइनली भी लाके हमने कहीं किसी पोजीशन पे उसको रखा, वहां पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसका मतलब ये कहने का है कि इस टाइम पे जो वर्क डन था वो टोटली इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी वो स्टोर हो चुका है बॉडी के साथ, ठीक है। तो अब इसी में पावर भी आ गया, यानी कि पावर क्या है? पावर मतलब कि आपको क्या समझना चाहिए? एनर्जी मतलब कि ऊर्जा, पावर मतलब क्या? क्षमता नहीं यार। एफिशिएंसी मतलब क्या? दक्षता। एफिशिएंसी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एफिशिएंसी की बात अभी हम लोग कर लेंगे। क्या है? आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, या फिर आउटपुट अपॉन इनपुट। इफ यू वांट इन परसेंटेज then you can multiply with 100, then you will get the value of efficiency in the form of percentage. तो पावर की बात अभी हम करते हैं। तो पावर को हमने कहा कि यार क्षमता मतलब कि कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, कैपेसिटी, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बात सही, कोई बात नहीं है, यानी कि दोनों एक ही चीज है, यानी कि हम लोग यहाँ से इसको पावर को बोल सकते हैं कि अगर एवरेज पावर की हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एवरेज पावर की बात करेंगे, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू तो कोई नाम का चीज होता नहीं, डेल्टा टी, ऐसे, है ना। अब इसमें बहुत लोग ऐसे लिमिट लगाते हैं, है ना, चाहिए तो आप भी लिमिट लगा लीजिए, टी टेंड्स टू इस तरह इन्फिनिटी करके, है ना, लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं है ना। लिमिट तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो वी डोंट नो अबाउट कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, है ना, कि इन्फिनिटी पे क्या होता है। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो ही मानते हैं तो क्या लेना देना है। ऐसे फिर भी दी देती है चीजें, तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह, तो ठीक है, इस चीज को हम लोग ये कर देते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, वैसे डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी की भी कोई मीनिंग बात है नहीं, तो एवरेज पावर हमको कभी भी दिखेगा, पूछेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू अपॉन टी, दैट्स इट, है ना। तो डब्ल्यू अपॉन टी हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हमसे वो पूछेगा इंस्टेंटेनियस पावर, क्या पूछेगा? इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, हाँ, इसकी मीनिंग होती है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। एट द इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या पूछ रहे हैं, आपसे मे भी वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर एट दिस पॉइंट, देन यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला या फिर बाय दिस कॉन्सेप्ट, यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की मीनिंग बताओ, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है, आपको पता ही है। तो हम लोग अभी के लिए इस कैलकुलेशन में ऐसा मान के चलते हैं, डीएस क्या है? डीएस एफ डॉट डीएस जो अपने पास है, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम बात करेंगे डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू की बात, यानी यहाँ से, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होता है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्या, ये, और डिवाइड बाई डी टी। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि F तो ऐसा है कि F को बाजू में लेते हैं फोर्स, हमने कहा कि ds अपॉन डी टी इंटू एफ, है ना। तो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। तो ये जाता है वेलोसिटी को, तो F इंटू वी, ये आ गया, है ना, उसी डॉट प्रोडक्ट के साथ। तो F इंटू वी, अच्छा उसी डॉट प्रोडक्ट के साथ कहने का मतलब कि फोर्स इंटू वेलोसिटी, ओके। पावर इज द स्केलर टाइप ऑफ क्वांटिटी, एंड whenever we will take a dot product of two vectors, then we will get also a scalar, okay, then this is right। then ये F dot V, यानी कि F into V आपका क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, हमने इंस्टेंटेनियस पावर जो F into वेलोसिटी करके लिखा है, तो एक्चुअली में मीनिंग हमारी इंस्टेंटेनियस पावर की होनी चाहिए, यानी कि पावर का हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ से, जो क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ से एक पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गया। तो इसको भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज ds अपॉन डी टी हमने, मतलब कि ds अपॉन डी टी किया, तो ds अपॉन डी टी इंस्टेंट पे दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई वी हैव F डॉट V की वैल्यू जो हम लोग पाएंगे वो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए पाएंगे, और W अपॉन T की वैल्यू जो पाएंगे ये एवरेज पावर के लिए हम लोग पाएंगे। तो इस चीज को, बिकॉज एवरेज पावर, मेरे कहने का मतलब कि W जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ओनली फॉर नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस। इफ वी आर कंसिडरिंग नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस, देन वी नो दैट अबाउट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस, ओके। हम लोग जानते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव टाइप के फोर्सेस का नेचर ऐसा होता है कि वो पाथ डिपेंडेंट होता है, सो दैट्स व्हाई कि किस पाथ को कैसे फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। लेकिन ना, अगर कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, और वर्क डन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है और पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं करो, कंजर्वेटिव की बात करो, सो दैट्स व्हाई W अपॉन T पावर इज आल्सो रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज व्हाट, पावर, एंड F डॉट V, F dot is the instantaneous power. If you want to find out the instantaneous power of a body या फिर कुछ भी, then you can use this formula F dot ds upon dt, and ds upon dt is the instantaneous velocity, है ना। we taught in I think in kinematics, ds upon dt, dv upon dt, v dv by ds is equals to acceleration. So these type of things which is related to instantaneous velocity, instantaneous acceleration, instantaneous not instantaneous displacement. If you have an equation related to displacement which is dependent on time, then you can put the value of time and get the value of what, displacement, है ना। According to time सब कुछ डिपेंड करता है। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो कभी रुकती नहीं है, और टाइम के हिसाब से सब कुछ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करती हो और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना होती हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। डिक्लिनेशन मतलब किसी भी चीज का, जैसे कि डिके होना किसी भी चीज का, मेरा डिके होना, फोन से मैं अच्छा वो कर रहा हूं उसका डिके होना, बोर्ड का डिके होना, मार्कर के इंक का धीरे धीरे डिके होना, सारी चीजें टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हर एक चीज चेंज होती है, ठीक है। तो ये चीज है ऐसे, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया इसको, ठीक है। तो अब हम लोग छोटा सा 2-3 एग्जांपल करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, बिकॉज हियर इज द एंड ऑफ व्हाट concept which is related to work power energy, ठीक। तो वर्क पावर एनर्जी का जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि आपका आता है सबसे बात बड़ी क्वेश्चन, हमने ऐसे ही एक इंजन डेवलप किया मैं, ठीक है, इंजीनियर, हाफ इंजीनियर भी कह सकते हैं, ठीक है। हाफ इंजीनियर भी नहीं कह सकते बिकॉज I have a proper degree, okay, highly। तो
अब हम लोग एक इंजन डेवलप किए। इंजन मान लीजिए कि एक मोटर कार है ऐसे, जिसके पास 75% की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मीटर से डिनोट करते हैं। इफ यू वांट टू टीच अबाउट एफिशिएंसी की व्हाट इज एफिशिएंसी, सर बीच में आपने ऐसे डायरेक्टली लेके आ गया तो कोई बात नहीं है। एफिशिएंसी वैसे मैंने बताया था आपको, मीटर इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, और इंटू 100 कर दीजिए। 75% जब दिया हो 75। तो एक इंजन है जिसमें डीके बॉस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? डीके बॉस, मतलब मैं इंजन को चला रहा हूं, ठीक है, और खूब धुएं स्पीड से उसके लेके उड़ रहा हूं, यानी मजा आ रहा है पूरा एकदम, आई एम एंजॉयिंग। अब उसके बाद मैंने ऐसा कहा कि एक इंजन है जो 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 कुछ तो कर रहा है, क्या बोलूं इसको, हाँ, कि ये एक इंजन है खड़ा है और 40 मीटर का एक डीप वेल है, कुआं, ठीक है। अब इंजन यहां तो खड़ा नहीं है, यहां सरफेस है ऊपर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, सरफेस। अब यहाँ पे हमने छेद कर दिया है, ठीक है। अब ये पानी इसमें खींच रहा है, तो ये 40 मीटर का डीप वेल है। अब इसमें से इसको पानी निकालना है और इसका जो पावर है, इनपुट पावर या फिर जो रेटेड पावर है जो इसको दिया गया, वो कितना है? 4000 वाट का पावर है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी 75% का काम कर सकता है, यानी कि 1/4 एनर्जी या फिर 1/4 पावर, सॉरी, हाँ 1/4 हम कह सकते हैं कि जो दी हुई एनर्जी वो इसी तरह खर्च कर देता है, या फिर दिया हुआ जो इसका पावर है वो आधा इसी तरह वेस्ट हो जाता है ना। तो हम बात तो मेन करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर, कितना काम कर सकता है कि नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। देन 75%, 75, तो कितना आ जाएगा? 4000 x into 100 is equals to efficiency 75%, है ना। 0 0 0 0 कैंसिल, ये इधर आएगा, 4 25 4 7 28 30, ओके। तो 3000 का आउटपुट आ गया, पावर, आउटपुट पावर है ये, ठीक है। आउटपुट लिख देता हूं यहाँ पे, पावर। अब मैंने कहा कि यार ये इतना आ गया, तो मैं पानी का भी अब बता देता हूं आपको, कि मैं कुछ ऐसे बोल देता हूं रैंडमली कि ये जो है, तो मैंने ऐसे पूछा कि 10 मिनट में कितना पानी निकालेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ विथड्रॉ वाटर, है ना, विथड्रॉल, ग्रामर कमजोर है यार, विथड्रॉल वाटर है, समझ जाना, निकाला हुआ पानी की बात कर रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ विथड्रॉल वाटर, और आउटपुट वाटर अपने पास आ चुका है ना। ठीक है, इन 10 मिनट, 10 मिनट टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा उसने बोला मेरे को, तो मैंने कहा कि इसका भी देना पड़ेगा ना कि कितना है ये करके। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो mgh हाइट h, मतलब उसको ऊपर लेके जाना है 40 40 40 40, तो mgh वर्क डन करना पड़ेगा उसको, और dw/dt तो होता है ना। तो हमने कह दिया ये w है, तो mgh gh ठीक है, पावर। फिर इसके बाद थोड़ा सा इधर आते हैं,
अब ये क्या है, dm/dt, यही तो रेट निकालना पड़ेगा ना। वो पहले तो 1 मिनट में कितना निकालता है, dm/dt, और dm/dt की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि p/gh बन जाएगी, p/gh, dm/dt। थोड़ा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। dm/dt यानी कि 1 मिनट में कितना पानी वो बाहर निकाल रही है। dm/dt mgh, हम लोग मिनट में ही लेके चल रहे हैं। ये आ गया पावर तुम्हारा p/gh, तो p की वैल्यू तो आ गई 3000 डिवाइड बाय g की वैल्यू 10 इंटू 40, कैंसल 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 कैंसल, है ना। तो dm/dt की वैल्यू आ गई दोस्त, कुछ अलग आ रही है क्या, तो 40 मीटर का वेल है ना। चलो ठीक है, तो चलो 40 अब ले लिया तो ले लिया, चलो कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो आएगा, तो ये आ जाएगा 7.20, है ना। तो 7.5, हाँ एक सेकेंड, तो 7.5 सब SI यूनिट में लिया हुआ है, तो kg पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 7.5 kg वाटर को बाहर निकाल रही है। अच्छा अभी हमने केजी में लिया, कन्वर्ट करेंगे, टेंशन मत लो, वॉल्यूम पूछा है। 1 सेकेंड में वो 7.5 kg बाहर निकाल रही है। तो हमने पूछा कि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कितना, कि 10 सेकेंड में वो कितना पानी बाहर निकाले, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में तो इतना, तो इतने सेकेंड में कितना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्री इनटू सेकेंड। तो 10 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 600 सेकेंड, ओके। तो 600 सेकेंड जो आ रहे हैं उसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, है ना। 10 मिनट में बाहर निकलो, तो टोटल मास जो आएगा m इज इक्वल टू 7.5 kg, देखिए यूनिट का भी ध्यान दीजिए, इनटू टाइम जो दिया हुआ है वो 600 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड मर जाएगा, तो सिर्फ केजी बचेगा, तो ये डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हुआ, एंड फिर बन गया, ये बन गया आपका 30, ठीक है, ये आ गया, और एक जीरो और बढ़ गया 6, और इतना केजी आया, यानी कि 10 मिनट में 45,000 किलो पानी बाहर निकाल देगा टैंक। लो भाई बढ़िया, तो ये हमारे पास हिसाब है। हमने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या पूछा, वॉल्यूम। तो आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन रो, है ना, डेंसिटी। तो जानते हैं कि क्या होता है 1000, नहीं तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना। पता ही नहीं पता आपको, तो रोज से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1000 kg पर लीटर, या फिर ऐसा भी हम लोग जानते हैं 1 ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से आप उस कैलकुलेट कर सकते हो, मास की वैल्यू यहाँ पे भर दीजिए केजी में, केजी में कितना आ जाएगा 5000, 4500, सॉरी यार, तब से मैं 45,000 बोल रहा हूँ ना, तो ये आ जाएगा 4500, यानी 4500 kg का मास। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है उसकी 1 ग्राम पर ml होती है, ये
1 ग्राम पर ml। इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ग्राम को किस में लिख लेंगे, ग्राम को आपको केजी में करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 के पावर -3 kg, है ना, 10 के पावर -3, अब ये केजी में आ गया। और 1 ml को आपको किस में करना है, ml को मान लीजिए कि लीटर में करना है आपको, किस में करना है, लीटर में, लीटर के फॉर्म में अगर लिखना है, या फिर आपको ml को मीटर के फॉर्म में लिखना है, 1 ग्राम में 1 ml, 1 ग्राम में 1 ml इसका मतलब। तो अब आपको 1 ग्राम पर ml, ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना तो भी कोई बात नहीं है, तो कैसे लिख सकते हो आप, तो ये होता है 1000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -6, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा, 10 के पावर -3 से कैंसिल, 10 के पावर 3, तो आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में आ गया ये, ठीक है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यूनिट कन्वर्ट करना भी सिखा दिया मैंने, एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, यहाँ पे उसकी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, किसकी, 1000 केजी पर मीटर क्यूब की, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, इससे कैंसिल कैंसिल, ये आ जाएगा 4.5 अच्छा पहली बात तो केजी, यूनिट भी आप साथ साथ में लिखते जाइए, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर इतना वॉल्यूम का, यही आ रहा है ना। ओके, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो ये वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, तो इससे हम लोग काम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ml जो होता है वो सेंटीमीटर, ml को हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, बता देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, कर लेना आपने तो, है ना, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसीसेंटी मिलीलीटर मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने क्या किया उसको मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर, तो क्यूब है तो 10 के पावर -6 हो गया यहाँ पे, तो वो ऊपर गया, तो कैंसिल किया, तो 1, तो ये मीटर क्यूब में आ गया, तो डिवाइड बाय नीचे हमने उसको क्या किया, सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब में कर दिया, तो 10 के पावर -6 ऊपर 10 के पावर -3, 10 के पावर +3, यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एंड हमने वहां पे वॉल्यूम यानी कि डिवाइड मास, उसको डिवाइड किया इससे, तो यानी कि 4.5 मीटर क्यूब आंसर है हमारा, ठीक है। कैलकुलेशन सही है ना, ठीक, तो ये हमारा आंसर है। अब इसको आपको लीटर भी करना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000, तो उतने में कितना, मल्टीप्लाइड विद दिस, है ना, तो यही है फ्रंट ऑफ, तो दिस इज, कितनी लंबी चौड़ी ज्यादा हो गई क्या वीडियो, तो ये है पावर के बारे में, मैंने एक अच्छा ही क्वेश्चन ले लिया, एफिशिएंसी भी जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, यूनिट का भी चेंज करवा दिया आपसे, और एफिशिएंसी हो गया, यूनिट हो गया, पावर हो गया, वर्क भी हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन पैक क्वेश्चन था जिसको हमने किया। सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट है ना, हियर इज द सॉल्यूशन, और फिर ऊपर से इधर गया है, एंड वो तो मैंने एफिशिएंसी आपको समझाया, दिस इज द यूनिट चेंज हमारा, तो दिस इज द, आई थिंक जहां तक मैं नहीं भूल रहा हूं, तो ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू वर्क और एनर्जी। अब इसके बाद एक वीडियो और होगी जो बहुत खास वीडियो होगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। मैंने ऐसा डिसाइड किया कि किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में छूट रहा है और मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं कराया है, सो दैट्स वाई मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि वो कॉन्सेप्ट आपको ना कराया गया हो,
वो कॉन्सेप्ट मैं इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देता हूँ, तो बाद में जब मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा तो उस टाइम पे आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये गाना लाइव झिंग आ रहा, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी का टोटल कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं कल परसों में अपलोड करूंगा, और उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो थोड़ी सी फिजिक्स की और फीलिंग आएगी, है ना, मजा आएगा थोड़ा सा। 2D में हम लोग आएंगे। सर्कुलर मोशन बहुत बड़ा चैप्टर, अच्छा चैप्टर, वो आ गया तो फिर आपको रोटेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आप अंत तक देख रहे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। चैनल अगर किसी का सपोर्ट कर सकता है तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य की बात नहीं होगी। आई एम सो लकी कि अगर ये चैनल किसी का हेल्प कर सकता है, आई कैन हेल्प एनीवन, देन दिस इज मतलब कि वंडरफुल थिंग्स यू कैन से दैट फॉर मी, कि मैं किसी का हेल्प कर सकता हूँ। मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ जो फिजिक्स को पूरा यूट्यूब पे उतारने आया हूँ। जिस दिन मैं उतार दूंगा डजंट मैटर कि कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस सोचता हूँ कि मेरी अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ाई हुई किसी बच्चे को हेल्प कर जाती है, किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन उससे मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू उसने कर दिया, वही मेरे लिए बहुत होगा, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।